Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सेट ऑफ फोर न्यूमेरल्स which are used to find the exact location of an electron in an atom is called are called quantum numbers. स्टूडेंट, जो क्वांटम नंबर्स हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पोस्टल एड्रेस होता है। जिस तरह से एक पर्सन का अगर हम बात करें एक एड्रेस फाइंड करने के लिए, जैसे आपके नाम पे कोई कोरियर आया हुआ है तो वो कोरियर वाला आपको कैसे फाइंड करेगा? आपका कंट्री का उसको पता होना चाहिए, सिटी का पता होना चाहिए और फिर स्ट्रीट का पता होना चाहिए और हाउस नंबर का पता होना चाहिए। तो ये आपका पोस्टल एड्रेस है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एक पोस्टल एड्रेस होता है। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए ये जो चार नंबर होते हैं उनमें शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन, ये चार नंबर हैं उसको लोकेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन पहले हम कहेंगे कि किस शेल के अंदर है, फिर शेल के अंदर जो सब शेल है उनमें से किस सब शेल के अंदर है, फिर सब शेल की ओरिएंटेशन होती हैं जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, फिर किस ऑर्बिटल में है और आखिर में हम उससे स्पिन वो चेक करेंगे कि वो क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज वाला है। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, टोटली इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए जो चार नंबर्स होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरल, उनको हम क्वांटम नंबर्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए तीन जो है वो है जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए और ये हाइड्रोजन एटम के लिए ना बेस्ट एक्सप्लेन वो है, सोल्यूशन है। जब इनको हम किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है शेल्स के लिए, और सब शेल्स के लिए क्या आता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल्स के लिए क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट, जो बोहर मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स आए थे वो ये क्वांटम नंबर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों उसमें डिफेक्ट्स आए थे। मिसाल के तौर पर बोहर के एक मॉडल में एक था फाइन स्ट्रक्चर का आना, हर स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट अप हो जाती थी, फाइन स्ट्रक्चर आती थी। फिर रीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, क्यों वो उसमें स्प्लिटिंग होती थी। फिर उसके बाद डुप्लेट लाइन थी। ये सारी चीजें बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन ये वाले क्वांटम नंबर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो है वो तीन क्वांटम नंबर से भी क्या हो जाता है? स्पेसिफाई हो जाता है। यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपको जरूरत है कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए तीन क्वांटम नंबर काफी है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए चारों क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिस्कवर किया था नील बोहर ने इन 1913 के अंदर। शेल्स हैं, अब आप उसने जो सर्कुलर ऑर्बिट के पाथ का आइडिया दिया था वही उसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसकी देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ये हमें क्या चीजें बारे में बताता है? नेम, साइज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, किसकी? शेल की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उस शेल की हमें चार चीजें बताता है। नेम भी बताता है, साइज भी बताता है, एनर्जी भी बताता है और एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन की वैल्यू जब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अप टू इंफिनिटी। नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू इसकी होती हैं। स्टूडेंट, अगर इसकी वैल्यू एन की वैल्यू 1 होगी तो उसको के कहेंगे, एल की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो उसको एल कहेंगे, एन की वैल्यू अगर 3 होगी तो उसको एम का नाम देंगे, अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो उसको हम एन शेल कहेंगे। तो स्टूडेंट, इसकी जितनी वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से लेकर अप टू 4 तक, वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, साइज भी बढ़ता जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। अब एन की अगर हम एनर्जी की बात करें, साइज की बात करें, मोमेंटम की बात करें तो वो के से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट अगर किसी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2n²। n जो है यहाँ पर आपका क्या है, सब शेल है, वो शेल है। n अगर 1 होगा तो वो कौन सा शेल होगा, k शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 2 होगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। फिर m शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। सेम n के लिए, n शेल के लिए n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 4 होती है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट किसी कोई भी शेल है, ओ एम या आगे ओ पी क्यू आर एस, जितने भी थ्योरेटिकल है उनके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फार्मूले के मदद से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर इसमें ऑर्बिटल्स की बात करें कि एक शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो उसका फार्मूला है n²। अब आप 1 पुट करें n की जगह पे, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें। अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9, अगर 4 पुट करेंगे तो 16। स्टूडेंट ये वाला जो हमारे पास क्वांटम नंबर है n, ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का या शेल का रेडियस कैलकुलेट करने में और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, नॉन जीरो, यानी कि ये 1 से शुरू होता है और सारे के सारे इंटीजर्स जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटेग्रल वैल्यूज होती हैं, लेकिन कौन सी होती है, नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव, यानी कि सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने कुछ 8 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इजी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सेम इसी तरह से हम किसके बारे में पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैंने एजीम्यूथल के बारे में। एजीम्यूथल को डिस्कवर किया था स्टूडेंट समरफील्ड ने। समरफील्ड ये हमें किसके बारे में बताता है, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ा है कि ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, जो शेल के बारे में बताए वो प्रिंसिपल है, जो सब शेल के बारे में बताए वो एजीमुथल। तो ये हमें सब शेल के बारे में बताते हैं, उसका नेम, उसकी शेप और उसकी एनर्जी। तो स्टूडेंट इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी सबसाइडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और एल की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो सकती है, एन से एक कम हो, एन से एक कम होगी। अगर एन आपका 3 है, n3 है, तो l की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी। n से कम सारी वैल्यूज होती हैं इसके पास। ठीक है, अब l कहां से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं वो l की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हमेशा n-1 क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये n-1 है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। स्टूडेंट ये एल जो है ना, ये एल की एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन। ये एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि शेल होगा तो सब शेल होगा, अगर शेल नहीं है तो सब शेल भी नहीं होंगे। तो इसकी वैल्यू, एल की जो वैल्यू है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्योंकि इससे एक कम होती है तो वो क्या होगी स्टूडेंट, 0। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 2 से कम जितनी भी है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर n आपका 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से कम जितनी भी है, यानी कि 0 से लेकर n-1 तक। तो n-1 अगर करेंगे तो 3-1 आंसर आएगा 2, तो इसकी 2 भी होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी। अगर स्टूडेंट n हमारा 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 4 से कम, यानी कि 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी और 0 भी, सारी पॉसिबल वैल्यूज होती है। स्टूडेंट अब मैंने डेफिनेशन में बताया था कि यह हमें नेम भी बताता है, सब शेल का नेम भी बताता है। तो नेम कैसे बताता है स्टूडेंट, जब l किसके बराबर होगा, 0, तो ये कौन सा सब शेल, इसको नाम देंगे s, वैल्यू से नेम रिलेट करते हैं। अब जब l की वैल्यू 0 होती है तो वो s सब शेल होता है, और l की वैल्यू 1 हो तो p, l की वैल्यू 2 हो तो d,
एल की 3 हो तो एफ, और एल की वैल्यू 4 हो तो उसको हम जी कहते हैं। अब स्टूडेंट ये हमें किसके बारे में बताता है, कौन सा बोहर एटॉमिक मॉडल का जो डिफेक्ट था उसको ये वाला क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल में कहा गया कि जब हम एक स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। यानी कि पहले आपको ये एक नजर आ रही थी, जब इसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से आप देखते हैं तो ये फर्दर क्या हो जाती है, काफी सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब ये इसे क्यों आई थी, स्प्लिटिंग क्यों हुई थी? असल में हर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। दूर से देखने में वो एक नजर आता है, लेकिन जब उसको करीब से देखा जाए तो वो उसमें फर्दर क्या नजर आते हैं, सब शेल्स। जैसे एक सिटी को आप दूर से देखेंगे गूगल मैप के ऊपर तो आपको सिंगल पॉइंट नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको करीब से देखेंगे तो वो आपको फर्दर डिवीजन नजर आएगी, उसमें कॉलोनीज बनी हुई होंगी, स्ट्रीट्स बनी हुई होंगी सेम। तो इसी वजह से जो फाइन स्ट्रक्चर आई थी उसको कौन सा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट इसमें एस इसका नाम क्यों रखा गया, पी क्यों रखा गया, डी क्यों रखा गया, एफ जी। तो एस का मतलब होता है शार्प। जो स्पेक्ट्रल लाइन आई थी ना वो कुछ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन होती थी, तो वो एस की जो आती है ना वो हमेशा शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। तो उसको फिर क्या रखा गया नाम उसका, एस। जो पी की आती है ना वो वाजे स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, उसको नाम दिया गया प्रिंसिपल, यानी कि सबसे मेन जो लाइन थी। अच्छा, जो डी की आती है वो डिफ्यूज्ड होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उसको डी का नाम दिया है। फंडामेंटल यानी कि एफ फंडामेंटल, आगे जो है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया गया है, एफ जी एच, या आगे जितने भी आप सब शेल यूज करेंगे वो अल्फाबेटिकली। पहले जो 3 है वो उनकी शेप के नेम है, शार्प, प्रिंसिपल और डिफ्यूज। बाद में जितने भी हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को, डी के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, उसको फॉलो किया गया। उनकी अभी तक मतलब शेप आप ऐसे कहें कि उनकी डिस्कवर नहीं हुई या कॉम्प्लिकेटेड है। स्टूडेंट दूसरी बात है शेप्स। एस की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। अब 1s 2s 3s, बस फर्क ये होगा कि इनका साइज बढ़ता जाएगा। पहले शेल का जो एस होगा ना उसका 1s लिखेंगे। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, यहां पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है n की वैल्यू को, यानी कि शेल वैल्यू। इसका मतलब है ये एस सब शेल फर्स्ट शेल का सब शेल है। 2s तो मतलब सब शेल है, लेकिन किस शेल से बिलोंग करता है, सेकंड शेल से। 3s एस तो सब शेल है, लेकिन किस शेल का सब शेल है, तीसरे का। 4s यानी कि फोर्थ शेल का एस सब शेल। अब इनमें सारों की शेप स्फेरिकल होगी, लेकिन साइज का स्टूडेंट फर्क होगा। 1s का साइज छोटा होगा 2s से, 2s का साइज छोटा होगा 3s से, और 3s का साइज छोटा होगा 4s से। स्टूडेंट पी की भी कौन सी शेप होती है, उसको हम नाम देते हैं डम्बेल, डम्बेल शेप का नाम देते हैं। और इसका भी 2p 3p 4p, तो इस तरह से इसकी क्या होती है स्टूडेंट, बढ़ती रहती है। और डी की जो होती है उसको हम नाम देते हैं डबल डम्बेल, और एफ और जी की जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्टूडेंट यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस इसके अंदर सिर्फ एक ही है एस, और इसके अंदर स्टूडेंट 2 है, एक एस है और एक क्या है पी। इसके अंदर 3 है एस पी और डी। इसके अंदर चारों है, एस भी है, पी भी है, डी भी है और क्या है स्टूडेंट, एफ भी है। क्योंकि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को, 1 पी को, 2 डी को और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, एफ को। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। स्टूडेंट अब हम इसकी एनर्जी की अगर बात करें तो इसकी एनर्जी जो है किसकी ज्यादा होती है, तो एस की सबसे एनर्जी कम होती है, उसके बाद पी की ज्यादा होती है, उसके बाद डी की और उसके बाद एफ की। शर्त यह है कि ये एक शेल से अगर बिलोंग करते हैं, ये नहीं है कि अगर एस का आप फर्स्ट सब शेल का ले ले या सारे फोर्थ के ले ले, 4s 4p 4d 4f, इस तरह से आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, यानी कि शेल नंबर सेम रखना है। सेम शेल के जो सब शेल्स होते हैं उनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, एस की, उसके बाद कम पी की होती है, उसके बाद डी और उसके बाद क्या आता है एफ।
ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है, S लेस देन P लेस देन D लेस देन F। अब इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे पता चलेगा कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका फार्मूला है 2 इंटू 2l+1। ऐसे सब शेल्स की मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पर एल के एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एल की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो ये वाला फैक्टर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। 0 तो बाकी 1 बचेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेम पी के लिए आप एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप इधर 1 पुट करेंगे तो ये 2 + 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स इसी फार्मूला के जरिए आप डी में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी आप क्या कर सकते हैं? किसी सब शेल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड कर रहे हैं? इसी फार्मूला को 2 पे अगर डिवाइड करें, जैसे यहां पर आप लोगों ने शेल के लिए इसका शेल यानी कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला था 2n²। तो आपने इसको 2 पे डिवाइड किया तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला बन गया 2 पे डिवाइड करने से। सेम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला है 2 इंटू 2l+1। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा 2l+1। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप लोग इसमें से फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि एल की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे एस सब शेल के लिए तो कितने ऑर्बिटल आएंगे? एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट हम क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, डी के 5 होते हैं और एफ के कितने होते हैं स्टूडेंट? 7 ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट ऑर्बिटल और सब शेल, बाज़ औक़ात सब शेल को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल भी कहा जाता है। सब शेल ऐसे मतलब ऑर्बिटल भी है, लेकिन सब शेल जब स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो आप फिलहाल ऑर्बिटल और सब शेल के कंसेप्ट को मर्ज ना करें, सब शेल को अलग और ऑर्बिटल को अलग। हालांकि दोनों होते सेम है। किसी बुक्स के अंदर सब शेल की जगह पे ऑर्बिटल का वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन वहां पर अगर ये देखें डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ सब शेल इन स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जैसे एक बच्चा है ना, उसका नाम है गुलफाम। अब उसकी डिफरेंट पिक्चर्स है, कभी वो सोया हुआ है, कभी वो खड़ा हुआ है, कभी वो खाना खा रहा है, कभी वो पानी पी रहा है तो वो गुलफाम, लेकिन उसकी ओरिएंटेशंस क्या है? डिफरेंट। कभी वो सोया हुआ है, कभी बैठा हुआ है, कभी खड़ा हुआ है, कभी खाना खा रहा है, तो उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन, उसको हम न्यू नाम अगर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों का यहां तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।